हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पे आज भारतीय न्याय संहिता के इस लेक्चर में हम डील करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा और स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट सेगमेंट, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का सेगमेंट। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि BNS की ये जो YT सीरीज है कंप्लीटली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर PDF चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स PW ऐप पर जाकर बेटा ये बैच को जरूर एनरोल कर ले। दिस बैच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा है? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, और इसको आप जाकर आराम से डाउनलोड करेंगे ऐप को, और उसके बाद जब ये बैच सिलेक्ट करेंगे तो PDF आपको फोल्डर वाइज अच्छे से मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर भी क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस यहां पर भी मिलेंगी, बट सारी PDFs वहां से लेक्चर वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड व्हाट इज मर्डर। सबसे पहले मैं बता दूं, आज इस लेक्चर नंबर 12 में हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले सारे अपराध आज की क्लास में हमने पढ़ने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला ऑफेंस है वो है कल्पेबल होमिसाइड और फिर मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड की बात करूं तो पहले IPC में ये 299 में डिफाइन हुआ करता था। मर्डर की बात करें, हम हत्या की बात करें तो ये 300 में डिफाइन हुआ करता था। अब ये डिफाइन होता है आपका सेक्शन नंबर 100 में, और ये डिफाइन होता है 101 में। मैं ये BNS की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? BNS की बात कर रही हूँ। ये आपका IPC हुआ करता था। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डोंट वरी बेटा, आप 299 एंड 300 से लेके 100 एंड 101 पे आ जाओगे। एक चीज, आपका पूरा फोकस इस क्लास में कल्पेबल होमिसाइड समझना होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड जितना अच्छे से समझ आएगा उतना ही अच्छे से आपको मर्डर समझ आएगा। हत्या क्या होता है और आपराधिक मानववध क्या होता है, दोनों को समझने के लिए और दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझने के लिए पहले आपको कल्पेबल होमिसाइड बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कल्पेबल होमिसाइड में मैं सबको साफ साफ बोलूं तो 3 पॉइंट्स हैं, मर्डर में 4 पॉइंट्स हैं। 3 और 4 हम इनको कंपेयर करते हुए चलेंगे। इनकी पनिशमेंट्स वगैरह समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खुद एलिमेंट समझना बहुत बड़ी बात है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस बार भी आ चुका। बोलता है दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स। ये स्टेटमेंट हाँ कि ना सही है? ये स्टेटमेंट कितना सही है ये सॉल्व करना या इस चीज को समझना आज की क्लास का हमारा उद्देश्य रहेगा। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी 100 से लेके 113 तक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गए हैं, हर्ट वगैरह, ग्रीवियस हर्ट हो गए, वो हम आने वाले सेशंस में 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड है क्या। कल्पेबल होमिसाइड में ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेनेशन तो दे ही रखे हैं, लेकिन सबसे पहले ये कहता है हुएवर कॉजेज द डेथ। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर लूं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डेथ होनी जरूरी है? हां जी। मैम बच गया तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं। अटेम्प्ट, ग्रीवियस हर्ट वो बाद की बात। सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी एक्ट हुआ है उससे रिजल्ट कौन सा हुआ है, उससे उस रिजल्ट में डेथ हो गई है। नाउ अप्लाई योर ब्रेन एंड सी वेदर इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। बराबर? जनरली जजमेंट राइटिंग में आपको मर्डर का ही चार्ज लगा हुआ दिखेगा, या मर्डर का ही चार्ज का वो आपको जो है स्टोरी देंगे। तो बहुत जरूरी है कि उसमें डेथ होनी चाहिए। वो डेथ होगी कैसे? कोई एक्ट से होगी। वो डेथ कोई एक्ट से होगी, और वो एक्ट जब किया जा रहा है तो इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि डेथ कॉज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्लॉज रादर ए बोलता है कि कोई भी पर्सन किसी की डेथ कॉज करता है इस एक्ट के साथ कि जब वो ये एक्ट कर रहा है तो उसका इंटेंशन है कि वो उसकी डेथ कॉज करे। सीधा आशय है कि मृत्यु कारित करेंगे। मृत्यु और हत्या में फर्क है। मृत्यु मींस पर्सन का डेड हो जाना, हत्या मींस अपराध है, मर्डर कहा जाता है जिसे। ठीक है। सेकंड बोलता है विद एन इंटेंशन। ध्यान रखना यहां पे इंटेंशन हमेशा हमेशा डेथ कॉज करने का था। सेकंड में इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने का, विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। वो कॉज यहां पे बॉडीली इंजरी करना चाहता है जो कि डेथ के लिए लाइकली है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, संभावित है, संभावना है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। पर इंटेंशन किसका है? बॉडीली इंजरी। यहां इंटेंशन किसका था? डेथ का। यहां इंटेंशन किसका है? बॉडीली इंजरी, और ये डेथ कॉज कर भी सकती है नहीं भी कॉज कर सकती है। थर्ड आता है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। अब यहां पर भी डेथ कॉज कर रहा है, लेकिन इस चीज में इसको नॉलेज है, यहां पर इसका इंटेंशन है और यहां पर भी इसका इंटेंशन है।
हाँ कि ना? बस यही चीज है। जब वो ऐसा एक्ट करे इस नॉलेज के साथ कि मैं एक पर्सन को अगर मार दूं या कोई पर्टिकुलर एक्ट करूं तो वो इंसान मर जाएगा। नॉलेज मींस ज्ञान है, इंटेंशन मींस हम ऐसा चाहते हैं, प्लान है हमारा। उसके बाद हमें 3 एक्सप्लेनेशन दे रखा है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि बेटा कोई भी डिसऑर्डर, डिजीज, बॉडीली इन्फर्मिटी के अंडर लेबर कर रहा है, दैट मींस उससे ग्रसित है, उससे गो थ्रू हो रहा है, सफर कर रहा है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते नो नो सर वो तो बॉडीली इंजरी की वजह, सॉरी उसको तो डिजीज, डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर की वजह से मरा ना, वो तो ऑलरेडी उस चीज से गुजर रहा था, बट योर एक्ट हैज एग्रीवेटेड दैट थिंग। आपके एक्ट की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। योर एक्ट प्लस दैट डिसऑर्डर, वो तो ऑलरेडी थी, वो डिसऑर्डर से तो वैसे भी नहीं मरता, पर आपने ये एक्ट क्यों किया? तो योर एक्ट हैड मेड दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी बिकम मोर ग्रेव। अब ये एक्ट प्लस डिसऑर्डर, डिजीज मिलके डेथ, उस पर्टिकुलर एक्ट को डेथ में एक्सक्लरेट करें, एंड देयरबाय एक्सक्लरेट्स द डेथ ऑफ द पर्सन शैल बी डीम्ड कि आप ही ने उसकी डेथ कॉज किया। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते हाँ ये तो डिजीज की वजह से हुआ है, नो नॉट एट ऑल अलाउड। सेकेंड पॉइंट बोलता है वेदर डेथ इज कॉज बाय बॉडीली इंजरी। मान लो कोई बॉडीली इंजरी की वजह से, बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ कॉज हुई है, उसको अगर समय पर हॉस्पिटल लेके जाते तो सर बच जाता, इसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए इसलिए मर गया, ऐसे नहीं होता। उसको स्किलफुल ट्रीटमेंट मिला नहीं मिला, उसको प्रॉपर रेमेडीज दी जा सकती थी और उसको बचाया जा सकता था, कैन नेवर बी अ ग्राउंड। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, अगर फिर भी पर्सन की डेथ हो जाती है, बॉडी इंजरी कॉज करने के बाद भी डेथ हो जाती है, तो हम उसको मानेंगे कि आपने कल्पेबल होमिसाइड कॉज किया है। एंड थर्ड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के मामले में, कि अगर एक बच्चे की डेथ कॉज की जा रही है, बेटा सेक्शन 90 एंड 92 हमने पढ़ा था कि जहां पर एक बच्चे की डेथ कॉज की जाती है, इंटेंशन तो मदर को कॉज करने का होता है डेथ, बट डेथ कॉज किसकी हो जाती है? बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है। हमने एक और सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 91। कौन सा सेक्शन पढ़ा था? कनेक्ट करो बेटा यहाँ पे, सेक्शन नंबर 91 में हमने बोला whoever does an act with an intention to prevent the birth of the child, prevent the child being born alive or cause him to die after birth, तो वो किस में आता है? वो 91 में पनिशेबल होगा। उसने वो एक्ट पहले कर दिया, जन्म से पहले ही कर दिया, लेकिन यहां पर जन्म के बाद कर रहा है, साफ लिखा है causing the death of the child in mother's womb is not a homicide। बच्चे का माँ की कोख में अगर मारा जा रहा है उसको, तो वो कभी भी होमिसाइड में नहीं आएगा, क्योंकि होमी प्लस साइड मीन्स कटिंग ऑफ एन पर्सन, कटिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ तो वूम में ना वो तो फीटस है, तो वो फीटिसाइड होगा, होमिसाइड नहीं होगा। बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। पर अगर लिविंग चाइल्ड की डेथ कॉज कर दी गई तो हम बोलेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड हो गया, अगर उस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट हम समक्ष लेकर आ चुके हैं, चाहे वो बच्चा कंप्लीटली ब्रीथ हुआ है, कंप्लीटली बॉर्न हुआ है या नहीं हुआ है। इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव बीन ब्रेथ और कंप्लीटली बॉर्न, ठीक है, तो दैट इज योर कल्पेबल होमिसाइड। बराबर है। पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड के बेटा 2 पार्ट्स में दे रखिए, बहुत अच्छे से बोल रही हूं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बोलता है अगर इंटेंशन के साथ किया, मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन की सजा फर्स्ट पार्ट में है, दैट इज व्हेन इंटेंशन के साथ बॉडीली इंजरी या डेथ कॉज की जा रही है और वो बॉडीली इंजरी आगे जाके डेथ हो जाती है, तो बेटा लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स एंड फाइन होगा। लेकिन अगर ये वाली है, दैट इज विद द नॉलेज दैट दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज द डेथ, इसके साथ हुआ तो आपको सजा सेकेंड पार्ट में मिलेगी। देखो, विद नॉलेज बट विदाउट इंटेंशन 10 इयर्स एंड फाइन, दैट मींस इसको थोड़ा कम एग्रीवेटेड माना, इन दोनों को थोड़ा ज्यादा एग्रीवेटेड माना। सजा समझ आ गई। और इसके अटेम्प्ट की सजा 108 में, सॉरी 110 में, सॉरी पहले 108 308 में हुआ करती थी, 110 में अटेम्प्ट की दे रखी है कि अगर अटेम्प्ट किया आपने तो 3 इयर्स एंड फाइन, 3 इयर्स और फाइन और बोथ हो सकता है। लेकिन अगर उस अटेम्प्ट के वक्त किसी को हर्ट हो गई, उपति हो गई, तो 7 इयर्स और फाइन और बोथ हो सकता है। देख लो, ये हमारा बेरेक्ट है, whoever causes death by doing an act। इंटेंशन और इंटेंशन वाली सजा कहां दे रखी है बेटा? 105 के फर्स्ट पार्ट में, एंड ये नॉलेज वाली कहां दे रखी है? 105 के सेकंड पार्ट में। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो हम बोलेंगे कि यहां पे कल्पेबल होमिसाइड हो चुका है, ठीक है, बराबर है। अब चलिए जरा मर्डर का सेगमेंट पढ़े, ये एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं, 105 में इसकी सजा हम पढ़ चुके हैं, 108 में हम अटेम्प्ट का सेगमेंट पढ़ चुके हैं, अब चलेंगे हम मर्डर की तरफ, ठीक है। अच्छा काम करते हैं ना, हम साथ साथ में चार्ट भी बनाते रहते हैं, ठीक है। सुनो,
मैंने वन शॉट में भी आप सभी स्टूडेंट्स को यही चार्ट बना के दिया, यहां पर भी सुन लो। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, बराबर। चलो शुरू करें। तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमको इसको नीचे करने की आवश्यकता है ताकि चार्ट अच्छे से बनेगा। तो आप इसकी पीपीटी भी रखेंगे तो आपको सदैव काम आने वाली है। दिस इज योर कल्प चल फर्स्ट पॉइंट डील करते बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमने यहां क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट हमने यहां लिखा था बेटा कि एक व्यक्ति का इंटेंशन है। क्या है? एक व्यक्ति का इंटेंशन है। किस चीज का इंटेंशन है? उसका इंटेंशन हमेशा और हमेशा, मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगी, उसका इंटेंशन हमेशा और हमेशा या तो डेथ कॉज करना है या लाइफ, या तो उसका इंटेंशन डेथ कॉज करना है फर्स्ट में। सेकंड में भी उसका इंटेंशन है, लेकिन इंटेंशन कैसा है? उसका इंटेंशन यहां पे ऐसा है कि वो ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता है जिससे डेथ लाइकली है, जिससे डेथ लाइकली है। बराबर, ठीक है मैम। थर्ड पार्ट में क्या बोला? थर्ड पार्ट में बोलता है उसके पास एक नॉलेज है। किस चीज का नॉलेज है बेटा? उसके पास नॉलेज है कि जो वो एक्ट कर रहा है बेटा उससे डेथ, जो वो एक्ट कर रहा है उससे डेथ लाइकली है। बराबर। और फोर्थ पोर्शन इधर नहीं है, फोर्थ पोर्शन आपके सिर्फ और सिर्फ मर्डर में है। ये क्लियर हो गया? इसको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। बराबर, आगे चलेंगे। अब हम मर्डर पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने ताजा पढ़ा तो आपको याद भी रहेगा। मर्डर को पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है सेक्शन 101 में 4 पॉइंटर्स हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, जो केसेस यहां पर आगे ये जो 5 एक्सेप्शन में एक्सेप्शन में डाल रखी है, ये 5 एक्सेप्शन के अलावा, एक्सेप्ट द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, ये वाला एक्सेप्ट मींस अलावा, एंड ये एक्सेप्टेड मींस 5 एक्सेप्शन जो कि हमें नीचे इस सेक्शन नंबर 101 के साथ अटैच करके दे रखे हैं। इनके अलावा हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा इफ द एक्ट इज डन बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड। हर कल्पेबल होमिसाइड मतलब हर मर्डर होने से पहले कल्पेबल होमिसाइड होना ही होना चाहिए। ये इस लाइन ने बोल दिया कि हर मर्डर होने से पहले कल्पेबल होमिसाइड होगा। दैट मींस कि 100 का जो इंग्रेडिएंट है वो 101 में बाय डिफॉल्ट है। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेक्शन नंबर 100 है और ये सेक्शन नंबर 101 है। तभी तो ना बेटा ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। ये वेन डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या समस्या है? हम बेटा नीति बैच में वेन डायग्राम भी बनाते रहते हैं। ऑल, एवरी, मैनी, सम, फ्यू वाला ये भी बनता रहता है कभी कभी। ठीक है, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, तो उसमें वेन डायग्राम भी बनता रहता है। ये आपके यूजीसी नेट वगैरह में बहुत काम आता है। खैर, लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट हो जाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा इफ द एक्ट, जिस एक्ट से डेथ कॉज की गई है, इज कॉज्ड विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। कोई फर्क नहीं है, वहां पे भी फर्स्ट पॉइंट यही था। आप इस इंटेंशन के साथ ही डेथ कॉज कर रहे हो कि डेथ हमको चाहिए। तो फर्क कहां है? फर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी में। कहां फर्क है? फर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी में है। या फिर विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि ऑफेंडर को पता है, ऑफेंडर नोज
is likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. With the intention of causing such bodily injury, जो कि ऑफेंडर जानता है, नॉलेज रखता है बच्चे इस चीज का कि वो उस पर्टिकुलर एक्ट से, उस पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी से डेथ लाइकली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ इंटेंशन प्लस नॉलेज मिला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन है, यहाँ पे भी इंटेंशन है, लेकिन यहाँ पे जब इंटेंशन है तो बेटा वो पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी ऐसी है जो कि अपने आप में सफिशिएंट है। देखो, विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ठीक है मैम, यहाँ पे भी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है, टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंटेड अपने आप में इतनी सफिशिएंट है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 90% चांसेस है यहाँ पे कि डेथ होगी, एंड डेथ तो होगी ही होगी। ये फोर्थ पार्ट में, बस फोर्थ पार्ट में यहाँ पे नॉलेज है, विद द नॉलेज दैट वो पर्टिकुलर एक्ट इतना इमिनेंटली डेंजरस है। यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे भी बॉडीली इंजरी थी और यहां पर भी बॉडीली इंजरी थी। यहां पर सीधा डेथ, बॉडीली इंजरी, और यहां पर सिर्फ एक्ट की बात कर रहा है। ये इसका सेकंड पार्ट है, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं हम फोर्थ को। नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कॉज्ड डेथ। हर सूरत में डेथ होगी, मृत्यु होगी ही होगी, तो वह हत्या का अपराध बनेगा। और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि डेथ के लिए लाइकली है, ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि बेटा डेथ को लाइकली है, ये संभाव्य है कि शायद, ये संभाव्य है कि शायद यहां पर डेथ हो सकती है। और इसकी पनिशमेंट कहां दे रखी है, 103 में इसकी पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फाइन है, एंड 109 में अटेम्प्ट है। अगर अटेम्प्ट कॉज किया गया मर्डर का तो पनिशमेंट है 10 years एंड फाइन। और अटेम्प्ट करते वक्त, अटेम्प्ट में बेटा कुछ भी नहीं हुआ, ना हर्ट ना कुछ, लेकिन अगर अटेम्प्ट करते हुए वाकई में हर्ट हो गई तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years एंड फाइन है। एंड अगर ये पर्टिकुलर जो अटेम्प्ट टू मर्डर है ये लाइफ कन्विक्ट के द्वारा किया गया और उसमें हर्ट हो गई है तो यहां डेथ, या क्या है, डेथ है। ठीक है, बराबर। चलें आगे। अब एक काम करते हैं कि हम इस चार्ट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, देखो जरा, क्योंकि हमें डिफरेंस भी तो निकालना है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इसमें, इसमें इन्होंने बोला फर्स्ट कि मैम ऐसा इंटेंशन है जिससे कि डेथ का इंटेंशन हम होल्ड करते हैं, बराबर। इसमें क्या बोला हमने सेकंड में, बी में क्या बोला था वहां पे मर्डर में, कि ऐसा इंटेंशन है प्लस नॉलेज है। इंटेंशन है हमारा बॉडीली इंजरी कॉज करना, लेकिन उसके साथ प्लस हमें नॉलेज है, हमें नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी बेटा लाइकली है, किसमें, डेथ, लाइकली है कि यहां पर डेथ हो जाएगी, बराबर। फिर हम आगे चलते हैं और यहां पे क्या था सी में, कि यहां पे भी इंटेंशन है मैम, और इंटेंशन किसका, यहां पे भी बॉडीली इंजरी का। पर क्या प्रॉब्लम है इसमें कि ये वाली जो बॉडीली इंजरी है ना बेटा, ये अपने आप में सफिशिएंट है, और किसमें है, इन ऑर्डिनरी नेचर, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी नेचर, की वहां पर वो डेथ को रिजल्ट करेगी। फिर हम लास्ट में आते हैं जो कहता है विद द नॉलेज कि जो पर्टिकुलर हम एक्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर एक्ट हम कर रहे हैं उससे डेथ हर प्रोबेबिलिटी में होगी ही, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज डेथ मस्ट बी कॉज। या फिर स्लैश करके इन्होंने क्या लगाया, या फिर स्लैश करके इन्होंने ये बोला यस, और विद द नॉलेज दैट सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, या वो इस चीज का नॉलेज रखता है कि ऐसी बॉडीली इंजरी से डेथ हो सकती है। वेरी सिंपल। अब खुद देखो डिफरेंस, अब डिफरेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे किस चीज का डिफरेंस है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का डिफरेंस है, और किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। यहां पर फर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का है, बराबर, इन दोनों में। फिर यहां पे किसका फर्क आता है, यहां पे भी किसी चीज का तो यहां पर भी फर्क होगा ना, बिल्कुल है।
यहां पर देखोगे तो बेटा यहां पे नॉलेज का फर्क है। किसका फर्क है? नॉलेज का फर्क है। इन दोनों को कंपेयर करो, नॉलेज का फर्क है ना। इसको कंपेयर करना है, ध्यान रखना, कंपेयर किसको करना है आपको, इसको कंपेयर करना और इसको कंपेयर करना है, और इसको इससे कंपेयर करना है, बराबर। आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ यहां पे किसका फर्क था? बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन था बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, बट नॉलेज है कि ये डेथ कॉज कर देगा। नॉलेज है यहां पे नॉलेज नहीं है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पे भी इंटेंशन था बॉडीली इंजरी का, यहां पे भी बॉडीली इंजरी का इंटेंशन था, बट ये सफिशिएंट है अपना पे। दैट मींस डिग्री में फर्क है। किसमें फर्क है? बॉडीली इंजरी की डिग्री में फर्क है। और यहां पे भी नॉलेज है, यहां पे भी नॉलेज है, और यहां पर किसकी डिग्री में फर्क है? यहां पर नॉलेज की डिग्री में फर्क है, और सॉरी यहां पे इंटेंशन की डिग्री में फर्क है, और यहां पर नॉलेज की डिग्री में फर्क है। यहां पे नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, यहां पे नॉलेज है कि डेथ हर सूरत में होगी ही होगी। समझ गए? सो दिस इज द डिफरेंस, बराबर। चलिए आगे चले। अब हमारे मर्डर के बेटा 5 एक्सेप्शंस हैं। क्या है? मर्डर के हमारे पास 5 एक्सेप्शन हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होगा। मर्डर के 5 एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? अगर सुनो अच्छे से, 100 का ऑफेंस हुआ, दैट मींस कल्पेबल होमिसाइड का अगर ऑफेंस हुआ तो पनिशमेंट कहां मिलेगी? 105 में इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बराबर। हाँ जी मैम। अगर ऑफेंस 101 का हुआ, जो क्या बात करता है? मर्डर, पनिशमेंट कहां मिलेगी? 103, बराबर। हाँ जी मैम, देख लो 103 में इसकी पनिशमेंट मिल रही, बराबर। लेकिन एक टर्म आता है और वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पहले मुझे ये बताओ, जो भी आपके 101 में मर्डर्स हैं, अगर वो पांचों में से कोई, चारों में से कोई भी एक, ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले तो मैं कह दूंगी ना, दिस इज अ टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड विच इज अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कैन आई राइट दैट दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर? हाँ जी, जो इन चारों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर ले तो हम कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। लेकिन जो एक्सेप्शन वाली चीज है ना बेटा, एक्सेप्शन ये कहते हैं, 5 एक्सेप्शन, कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा अगर मर्डर ये 5 एक्सेप्शंस में किया जा रहा है। दैट मींस मर्डर के 5 एक्सेप्शन में से कोई भी एक्सेप्शन के तहत वाला अगर मर्डर हो चुका है तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, लेकिन वो मर्डर हो के वापस कल्पेबल होमिसाइड को पहुंच रहा है। दैट मींस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो वापस घूम के जा रहा है। और इसकी पनिशमेंट कहां है? इसकी भी पनिशमेंट 105 में है, दोनों की पनिशमेंट 105 में है। समझ आया? यस और नो? बराबर है, क्लियर है? अब देखो 5 एक्सेप्शन क्या है। पहला एक्सेप्शन बोलता है प्रोवोकेशन, किसी को उकसाया, प्रोवोक किया, किसी को गाली गलौज बोला किया बेटा और उसने मर्डर कर दिया, तो वो मर्डर में नहीं जाके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। पनिशमेंट किस में मिलेगी? 105 में मिलेगी। लेकिन प्रोवोकेशन के खुद के 3 एक्सेप्शन है। कहता है कभी भी प्रोवोकेशन सेल्फ और वॉलेंटरी नहीं हो सकता है, आपको स्वेच्छा से, अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी से कभी भी प्रोवोकेशन नहीं हो सकता है। सेकेंड बोलता है गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ लॉ। बेटा एनी पर्सन इज अबाइडिंग बाय द लॉ, वो कुछ काम कर रहा है जो कि लॉ ने उसको ऑथराइज किया है, ही इज सपोज टू डू दैट एक्ट। उस वक्त आप कह सकते हो कि मुझे प्रोवोकेशन मिल गया ना, ऐसा नहीं होता। और गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या कोई भी पर्सन जब अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है तब आप नहीं कह सकते कि इसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे एक्सरसाइज किया, आई एम द पर्सन हु इज सपोज टू एक्सरसाइज माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नो, नेवर, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा इनिशियल एग्रेसर कभी भी प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता। If you were the one to slap him and he is retaliating to whatever action you have done, तो बेटा हम लोग वापस एक्ट नहीं कर सकते। सो कोई भी चीज अगर सामने वाला पर्सन अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उससे मुझे प्रकोपन मिला है, नहीं मिला है प्रकोपन, क्योंकि वो अधिकारिता रखता है सेक्शन नंबर 34 में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए। इनिशियल एग्रेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक दी बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो, और ना ही वो एक्सेप्शन में जाएगा। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जनरल रूल। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हमेशा एक जनरल रूल होता है।
तो प्रोवोकेशन खुद एक एक्सेप्शन है बेटा, प्रोवोकेशन के 3 एक्सेप्शन दे दिए, तो दीज 3 एक्सेप्शंस विल फॉल अंडर व्हाट, दीज 3 एक्सेप्शन विल अमाउंट टू मर्डर। ये मर्डर होगा, ये पनिशेबल होंगे 103 में, ठीक है। यस, आगे चलेंगे जहां पर लॉ कंसिडर नो प्रोवोकेशन, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम था कूल डाउन होने के लिए तो लॉ फिर उसको प्रोवोकेशन नहीं मानता है। सेकंड एक्सेप्शन बोलता है एक्सेस फोर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस। ये क्या बोलता है कि जब आपको किसी ने बेटा एक डंडा मारा, क्या हम चाकू लेके चले जाए? पहली बात तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमको सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37 अच्छे से देखोगे तो उन्होंने साफ बोल दिया, सी योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुड नॉट एक्सीड the harm that is inflicted to you. It always has to be in proportion to the harm that is coming to you. इक्वल होना चाहिए। किसी ने एक चाटा मारा, तुम भी एक मार दो, ज्यादा ज्यादा 2 मार दो, 20-30 चाटा क्या होता है? ये तो रिवेंज वाली बात हो गई है, ठीक है। सो एक्सेस फोर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब अगर हमने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करते हुए किसी की डेथ कॉज कर दी तो उस मामले में हम तो राइट थे प्राइवेट डिफेंस एक्सीड मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन एक्सीड करने के लिए थोड़ी ना अलाउड थे, अपनी सीमा लांघने के लिए थोड़ी अलाउड थे हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान भी। तो अगर ये कर दिया तो फिर मर्डर में नहीं जाके वो किस में जाएगा? वो जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, बराबर। चलेंगे आगे। थर्ड एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स बाय पब्लिक सर्वेंट एक्सीडेड इन गुड फेथ। पब्लिक सर्वेंट को पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, एप्रीहेंड कर सकता है। बेटा जब वो अपना ये राइट एक्सरसाइज कर रहा था तो क्या उसको इतना पावर है कि वो अपने पावर्स को एक्सीड करके कुछ भी कर ले? नो। अल्ट्रा वायरस एक्ट करने का अनुमति किसी को भी नहीं है। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सीडेड इन गुड फेथ, बट ध्यान रहे वो गुड फेथ में एक्सीड करे फिर किसी की डेथ कर दे, मतलब मेजरली हम कह सकते हैं जो एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं वो, तो फिर वो किस में आ जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब 103 की पनिशमेंट नहीं मिलके 105 की पनिशमेंट मिलेगी वापस। फोर्थ बोलता है विदाउट प्री मीडिएशन इन सडन फाइट। प्री मीडिएशन मतलब कोई प्री प्लानिंग नहीं थी पहले और सडन फाइट हो गई। कई बार ट्रेन वगैरह में देखा है अपने झगड़े होते हैं ना कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बढ़िया जमा दिया क्योंकि सीट खाली नहीं की। भैया उसकी खुद की रिजर्व सीट है बट नहीं उठी हमारी सीट से। ये हार्श रियलिटी बेटा। रेलवेज में जब भी जाएं सुरक्षित जाएं, किसी के साथ बहसबाजी ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन हाँ अपना अधिकार भी ना छोड़ें। उस वजह से उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ज़रूर अपने साथ रखें और उसके साथ साथ जो इमरजेंसी नंबर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो अपने पास जरूर रखें, ठीक है। सो दैट इज योर फोर्थ एक्सेप्शन जो कहता है विदाउट प्री मीडिएशन अगर सडन फाइट हो चुकी है तो। प्री मीडिएशन का मतलब क्या है? कोई भी पहले प्लानिंग नहीं हुई है, कोई भी अगर पहले प्लानिंग नहीं हुई है और अचानक झगड़ा हुआ है तो। और जब भी हम सडन फाइट की बात करते हैं तो सडन फाइट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सडन फाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विच पार्टी बिगैन द फर्स्ट। पार्टी ये डिफेंस ले सकती है कि सर मैंने शुरू नहीं किया, ही स्टार्टेड फर्स्ट, नो मैटर विच पार्टी बिगैन फर्स्ट। सडन फाइट है, ओके। फिफ्थ, कंसेंट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अगर खुद कंसेंट दे दे, ओके फाइन, एंड माय लाइफ। पति पत्नी थे, द हस्बैंड वांटेड टू हैंग हिमसेल्फ, तो ही आस्क्ड हिज वाइफ एंड सेड लिसन स्वीटहार्ट दैट नाउ आई एम एंडिंग अप माय लाइफ, तो एक काम करते हैं दोनों अपनी जीवन लीला साथ में समाप्त कर ले। तो पत्नी ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन प्राण प्रिय इससे पहले कि आप अपने प्राण त्यागे हमारे प्राण जो है आपको पहले लेने पड़ेंगे, मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तो पति बोले ठीक है, तुमको पहले फांसी की सूली पे लटका देते हैं, तो लटका दिया। सो उसका ये मतलब नहीं है आप किसी की भी जान ले लोगे, इलीगल है ये, ऑफेंस है ये। बट मर्डर की सजा नहीं मिलके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की तो सजा मिलेगी। देख लो ये क्या लिखा हुआ है, what is it written? In all such cases, in all these 5 cases, it will not be a murder, rather it will be a culpable homicide, और culpable homicide not amounting to murder। मैं बोलूंगी culpable homicide नहीं लिखना, लिख के आना culpable homicide not amounting to murder होगा, क्योंकि culpable homicide तो वो है ना मैम जो 100 में 3 पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए, ABC, absolutely। culpable homicide not amounting to murder always and always 5 exceptions वाली चीज होगी। Never ever in examination use the word culpable homicide not amounting to murder for the 3 categories that we have studied under your section number 100। और सेक्शन नंबर 100 पे वो यूज करते हुए आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं लिखेंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड, ये कल्पेबल होमिसाइड था, ये मर्डर अमाउंट करते करते नहीं किया, वापस वहां चला गया। क्यों? क्योंकि ये बीच में 5 एक्सेप्शन बैठे थे, इस किसी एक कैटेगरी में फॉल कर गया।
और अगर ये 5 एक्सेप्शन फॉल नहीं करके जो मर्डर के 4 पॉइंटर्स थे उसमें, अगर मर्डर के 5 जो जनरल रूल थे उसमें फॉल कर जाता, तो हम कहते ना कि ये किस में आ गया, ये मर्डर में आ गया, तो वहां कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता। अंडरस्टूड? यस और नो? बताओ जी, इधर तक किसी को कोई भी समस्या? यही सब कुछ आपके एज इट इज यहां पर लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या हम सही जा रहे हैं? चलें आगे। ओके, ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, केस लॉ जरूर पढ़ेंगे। केम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मैं कहूंगी आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज अच्छे से केस को पढ़ना। कुछ नहीं है, ये आपकी रुस्तम मूवी है बेटा। केम नानावटी की वाइफ थी, केम नानावटी एक नेवल ऑफिसर हुआ करते थे, एंड मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ क्या था इसमें। ही वॉज अ नेवल ऑफिसर, ही वॉज हैविंग 3 चिल्ड्रन, तो जनरली बेटा बाहर रहते थे। तो वंस व्हेन ही केम बैक टू हिज होम, हिज वाइफ एडमिटेड अ फैक्ट टू हिम, और कहा कि ऐसा है, वाइफ ने ऐसा कहा कि जो हमारा है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है प्रेम आहूजा नामक व्यक्ति के साथ। ही सेड ओके, जाहिर सी बात है कोई भी हस्बैंड बेटा प्रोवोक होगा इस चीज में ना। बात ह्यूमन टेंडेंसी की नहीं है, बात एक रिश्ते के मर्यादा की है कि जब आप एक रिश्ते में बंध गए हो तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी होती है, एक ऑब्लिगेशन है, हस्बैंड का वाइफ की तरफ है और वाइफ का ऑब्लिगेशन हस्बैंड की तरफ। और सबसे बड़ा एक ऑब्लिगेशन मैरिज में क्या होगा? टू बी लॉयल। अगर आप लॉयल ही नहीं हो तो फिर काय का रिश्ता? देन व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ? क्योंकि वो पवित्रता जो है उस रिश्ते की, वो लॉयल्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट से ही तो अराइज होती है। अगर उसी को ही आप मैच नहीं कर पाए या कमिटमेंट पर नहीं रह पाए, देन दैट रिलेशनशिप इज ऑफ नो काइंड। तो सुनो यहां पे हुआ क्या। सो वाइफ एडमिटेड टू हिज वाइफ दैट शी इज हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद प्रेम आहूजा। Listening to this, husband got provoked. Husband बेटा वाइफ और 3 बच्चों को लेकर जाता है और एक मूवी हॉल में उनको छोड़ के आता है, बोलता है आप मूवी देखिए, आई एम कमिंग इन अ व्हाइल। ही गोज टू हिज शिप, वहां से डेक में से रिवॉल्वर निकालता है, पिस्टल निकालता है और उसमें सारी बंदूक में सारी जो गोलियां हैं वो बंदूक में भरकर लेकर आता है। अब बेटा एक फैक्ट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि दिस पर्सन जो है वो जाते उसको शूट कर दिया, ढूंढा, उसके घर में मिला, उसको शूट कर दिया, बट ऐसा नहीं था। He went to प्रेम आहूजा's house and प्रेम आहूजा को उसने बोला, listen, ऐसा है, my wife has admitted all the facts to me and I've got to know कि आपका मेरी वाइफ के साथ कोई रोमांटिक रिलेशंस चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। So he asked if you would like to stay with my wife, मेरी वाइफ के साथ अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहोगे, मतलब इस भाव के साथ कि ठीक है, अगर आप लोगों की खुशी इसी चीज में तो फिर ठीक है। But you know which statement actually provoked केम नानावटी? प्रेम आहूजा ने एक स्टेटमेंट कहा था, वो स्टेटमेंट ने एक्चुअली केम नानावटी को ज्यादा प्रोवोक किया। When केम नानावटी asked that would you like to continue relationship with my wife, would you accept her, प्रेम आहूजा said to केम नानावटी that am I supposed to marry every woman with whom I sleep? Am I supposed to marry every woman with whom I sleep? क्या मैं हर उस महिला से शादी करूं जिसके साथ मैं सोता हूं? ऐसा जो फैक्ट है या ऐसा जो स्टेटमेंट है वो प्रेम आहूजा ने बोला केम नानावटी को। नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट विच प्रोवोक्ड केम नानावटी कि इतना घटिया लेवल का इंसान जो कि मेरी वाइफ इसके ऊपर ट्रस्ट कर बैठी है, प्यार में अंधी, और ये सुन के बेटा उनके बीच थोड़ा बहुत हाथापाई हुई एंड देन ही शॉट हिम डेड। किसने शॉट किया? केम नानावटी शॉट प्रेम आहूजा डेड। अब मामला वगैरह गया तो जाहिर सी बात है ही वॉज हेल्ड गिल्टी एंड सेक्शन नंबर 300 ऑफ आईपीसी लगा था, बेसिकली 302 का चार्ज लगा था ना, क्योंकि कभी भी बेटा ऑफेंस वाला जो सेक्शन होता है उसमें चार्ज नहीं लगता है, चार्ज हमेशा और हमेशा पनिशमेंट वाले सेक्शन का लगता है, दैट इज पीनल प्रोविजन का लगता है, नॉट द डेफिनेशन सेक्शन। तो बस यही सारे फैक्ट्स थे एंड बाद में बेटा इनका जो है वो आपको पता है कि इनको पार्डन किया गया था। ठीक है, चलिए जी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 पढ़ चुके हैं, एक्सेस फोर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस, एक्साइज ऑफ अ लीगल पावर बाय पब्लिक सर्वेंट जब वो एक्सीड कर दे विदाउट प्रीमीडिएशन इन सडन फाइट, हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फिफ्थ, कंसेंट अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर वर्सेस गोविंदा एक बहुत ही अच्छा केस है और
आर वर्सेस गोविंदा का केस आपका होमवर्क रहने वाला है। ये आप जो मैंने टेबल बनाई है बेटा उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। मैंने नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैचेस में भी यही की यही 3 स्लाइड्स एज इट इज पढ़ाई है, 3 नहीं 4 स्लाइड्स हैं, एज इट इज यही चीजें पढ़ाई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यही डिफरेंस आपको देखना है। बस आपकी जिम्मेदारी यह है कि जहां जहां 299 लिखा है आप इसको 100 करेंगे, और जहां जहां 300 लिखा है आप इसको 101 लिखेंगे। बट एग्जामिनेशन में यू डू हैव टू राइट योर आईपीसी के सेक्शंस, एंड ब्रैकेट में आप बीएनएस का वो करस्पॉन्डिंग सेक्शन लिखेंगे, क्योंकि रूलिंग 299 एंड 300 में आई है, रूलिंग कभी भी 100 या 101 में नहीं आई है। तो ये जिम्मेदारी बनेगी हर एक एस्पिरेंट की जो बीएनएस पढ़ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आईपीसी के पुराने सेक्शंस आपको केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस हमने उधर पढ़ा है यही सेम डिफरेंस इन्होंने दे रखा है। देखो फर्स्ट 299 का बी एंड 300 का, यहां पे इन्होंने फर्स्ट बताया कि ग्रेविटी में डिफरेंस है इनका, बराबर, फिर नॉलेज का है, फिर प्रोबेबिलिटी का है, एंड उसके बाद फाइनली नॉलेज की जो ग्रेविटी है उसका डिफरेंस है। ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जब भी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस आएगा, आप आर वर्सेस पुनैया का केस, आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस मैं लिख देती हूं आपका होमवर्क में। एक तो आर वर्सेस गोविंदा का केस आपको लिखना ही लिखना है, इसी के नंबर मिलेंगे आपको मेंस में। और दूसरा आप आर पुनैया का केस जरूर पढ़ेंगे, आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये दोनों केसेस आपके नोटबुक में छपे हुए होंगे और मेंस में लिख के आएंगे, तो आपको नंबर बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए। पनिशमेंट फॉर मर्डर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी 109 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। और अब हमारे सामने रहता है 102 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस की। किसकी बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात करता है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस मतलब क्या है मैम, हम गए तो एग्जाम देने थे, लेकिन क्या पता था कि जोधपुर इतना सुंदर लगेगा कि हम घूम के आ गए। ठीक है, खैर क्या घूमोगे, अभी तो गर्मी पड़ रही है। चलो, ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सिंपल मतलब बेटा, दिस वाज द पर्सन, ही वांटेड टू किल दिस पर्सन। मान लो ही वाज ए पर्सन, ही वांटेड टू किल बी पर्सन, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन ही किल्ड दिस पर्सन। मिस्टर ए विल बी लायबल फॉर किलिंग मिस्टर सी with the same intention as if he had killed B। इसी इंटेंशन के साथ ही उसको पनिशमेंट मिलेगी, जैसे कि आपने यहां पर किसको मारा है, आपने इसको यहां पर C को मारा है। क्लियर है, अंडरस्टूड। एक बार पढ़ो तो मतलब आपका मैलिस था, मैलिस मतलब व्हाट, मेंसिरिया। मेंसिरिया यहां पर ट्रांसफर हो गया है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर आपका मेंसिरिया ट्रांसफर हो गया, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। बोलता है इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच ही इंटेंड्स और नोज, या तो वो इंटेंशन रखता है या वो इस चीज की जानकारी रखता है, टू लाइकली टू कॉज डेथ, कि जो मैं एक्ट करूंगा ना उससे डेथ हो सकती है, लाइकलीनेस है, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन। कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर रहा है, और कैसे कमिट कर रहा है, उस पर्सन की डेथ कॉज करके। ये तो सो वेरी ऑब्वियस है मैम, ये नहीं लिखते तो भी हमको पता है कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में तो डेथ होना जरूरी है, उस व्यक्ति की मृत्यु होना जरूरी है। Whose death he neither intends or neither he knows himself to be likely to cause। जिसकी डेथ वो ना तो इंटेंड करता है ना ही उसको नॉलेज है कि इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। वो करता तो कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन जिसकी डेथ वो कॉज कर रहा है बेटा, उस पर्सन की डेथ ना तो वो इंटेंड करता है ना नॉलेज रखता है। Then the culpable homicide committed by the offender is of the description, description मतलब उसी टाइप का है, of which he would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। तो वो इसी प्रकार से बेटा C की डेथ के लिए लाइबल होगा as if उसने C की नहीं B की डेथ कॉज की है, क्योंकि इंटेंशन सेम था। अंडरस्टूड, तो दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ मैलिस। 104 punishment for the murders by life convict। ये पहले आपका सेक्शन 303 हुआ करता था, है ना, यस और नो। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट 303 हुआ करता था, और 303 बेटा आईपीसी में मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कौन सा केस था, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आखिर अब ये 104 के रूप में बीएनएस में कर क्या रहा है और क्यों आया है, यहां पर क्यों आया है, या किस ग्राउंड से ये अभी भी यहां पे सबसिस्ट कर रहा है।
तो 104 को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि हम 303 की कहानी तो समझें। 303 में ऐसा क्या था कि मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बेटा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसी प्रोविजन को छाप दिया यहाँ पे 104 में IBNS में। क्या उसी प्रोविजन को छापा है? क्या एज इट इज वही छापा है? ये जब आप कंपेयर करोगे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। 303 ऑफ IPC में बेटा बोला लाइफ कन्विक्ट क्या होता है? जिसको जीवन भर कैद में रखा जाए, दैट इज आजीवन कारावास का, लाइफ इंप्रिजनमेंट का जिसको सेंटेंस दे रखा है। अगर वो पर्सन जेल में है किसी भी कारणवश, अगर वो जेल में किसी कैदी को डेथ वगैरह कॉज कर देता है या कोई भी मर्डर कॉज कर देता है, ऑब्वियसली बात है मर्डर का ऑफेंस कर देता है, तो 303 बोलता था कि हम उसको पनिशमेंट देंगे। लेकिन पता है वहां पनिशमेंट कौन सी थी? वहां पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ डेथ की थी। कौन सी पनिशमेंट थी? वहां पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ डेथ की हुआ करती थी। दैट मीन्स आपके जजेस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर डेथ की पनिशमेंट दे सकते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप जज के सामने कोई ऑप्शन लीव ना करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ का पनिशमेंट यहां देना पड़ेगा? दिस वॉज द बिगेस्ट इशू। और अब यहां पे पनिशमेंट देखो, यहां पर एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट भी दे रखी है लाइफ इंप्रिजनमेंट के फॉर्मेट में, बट वो लाइफ इंप्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ तक होगी। देखो क्या देता है, क्या बोल रखा है इन्होंने। इट स्टेट्स दैट whoever being under the sentence of imprisonment for life, जिसको हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखा है, commits the murder, अगर मर्डर कमिट कर दिया, shall be punished with death, या तो डेथ और with life imprisonment। तो अब यहां पे क्या है? डेथ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो ग्राउंड था उस ग्राउंड को खत्म कर दिया ना, वो ग्राउंड रिमूव हो गया यहां से। तो अब जब ये ग्राउंड रिमूव हो चुका है तो इस मामले में अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है। 104 इस ग्राउंड पे पहले 303 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था कि ऑप्शन सिर्फ एक ही है डेथ का। अब यहां पर बेटा मजिस्ट्रेट्स और जजेस को जो भी है यहां पर एक और ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है जी। 105 कहां गया? अरे कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट में गया 105, हाँ कि ना। अब हम 106 को पढ़ेंगे, डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस एंड फिर अबेटमेंट के दो सेक्शन है 107 एंड 108, और फिर आज का सेशन हमारा वाइंड अप करेंगे। बाकी के जितने भी ऑफेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पेटी ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज है, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। 106 क्या बोलता है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर नेग्लिजेंस के थ्रू डेथ हो गई है तो नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज मेंट बाय नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस का सिंपल मीनिंग है ड्यूटी टू टेक केयर। केयर करने की ड्यूटी थी, लेकिन आपने इस ड्यूटी को परफॉर्म करने में कोई गलती कर दी, असक्षम हो गए इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो हम कहेंगे कि आप 106 में पनिशेबल है। बट 106 में आपको ये जो दो सबसेक्शन दिखने वाले हैं दोनों अलग अलग हैं, बराबर, दोनों जो हैं अलग अलग हैं। अच्छे से देखो, जो फर्स्ट आपका सबसेक्शन दे रखा है ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, इसीलिए डॉक्टर्स कम्युनिटी ने, मेडिकल ऑफिसर्स ने इस सेक्शन पर बहुत ज्यादा रोष व्यक्त किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपना बेस्ट देते हैं लेकिन उसके बावजूद डेथ हो जाए किसी पर्सन की तो ये तो हमारे गले में आ जाएगा। दिस विल क्रिएट अ फर्दर प्रॉब्लम फॉर अस। देखो सेक्शन क्या कहता है, whoever causes death, मतलब यहां पर भी डेथ होनी जरूरी है, of any person by doing a rash and negligent act। रैश और नेग्लिजेंट में क्या फर्क होता है? रैशनेस मीन्स आप ये जानते हो कि जो आप काम एक्ट कर रहे हो ना उसका कुछ तो गलत कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव एन आइडिया दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट टू बी डन इन दिस मैनर। मैं 200 की स्पीड पर बेटा अगर बीच मोहल्ले में गाड़ी चलाऊं, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक वे में गाड़ी चलाऊं, तो मुझे ये अंदाजा है ना कि अरे कैसा एक्ट कर रही हूं मैं। रैशनेस, जानते हुए भी ये चीज करना, दैट इज रैशनेस। यू हैव एन आइडिया अबाउट योर ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट, कंडक्ट की ग्रेविटी पता है आपको, बट स्पेसिफिक रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता। नेग्लिजेंस में आपको ना तो उस एक्ट का पता है ना ही उसके रिजल्ट का पता है। आपकी जो जिम्मेदारी थी केयर करने की, जो ड्यू केयर एंड कॉशन लेने का जो आपका जिम्मेदारी था, वो आपने जो है वो नहीं किया है। ओके, देन
डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, वो कल्पेबल होमिसाइड को अमाउंट नहीं करता है, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कि कितना हो सकता है बेटा 5 years एंड लाइबल टू फाइन, 5 years एंड लाइबल टू फाइन तो है ही, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर एक्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हो गया, जब वो मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, जब डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडेंट्स ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट कितना है 2 years एंड फाइन। कितना है, कितना था ये 5 years एंड फाइन था, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के केस में इट इज योर 2 years एंड फाइन, 2 years और एंड फाइन ही है, बराबर 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 एंड फाइन है, इसमें भी एंड फाइन है, ठीक है। अब इन्होंने बेटा एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होने वाले, वही होने वाले जो मेडिकल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और इसके साथ साथ जिनका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर पे या स्टेट मेडिकल रजिस्टर के ऊपर लगाया हुआ है, या जिसका नाम वहां रजिस्टर कर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे अपन लोग का होता है ना बेटा बार काउंसिल वगैरह में, वैसे के वैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बता रखा है। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि ये पर्टिकुलर एक्ट का नाम जरूर याद रखें, दिस माइट बी आस्क्ड एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू प्लीज ध्यान रखें क्या चीजें न्यू ऐड की गई है। रैशन नेग्लिजेंट एक्ट था पहले, सिर्फ और सिर्फ यहां तक था, यहां तक था, लेकिन अब इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ऐड कर दिया गया। सबसेक्शन 2 में बेटा ड्राइविंग के लिए ऐड कर दिया गया है। क्या बोला, अच्छा ड्राइविंग के वक्त वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बिना इन्फॉर्म किए आगे भाग गए तो प्रॉब्लम है बेटा, वो तो भागेगा ही इंसान, मानव प्रकृति है। अगर जानबूझ के भी हुआ या गलती से भी हो गया तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है जो कि बेटा विजिलेंटली गाड़ी चला रहे लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, बट पब्लिक इकट्ठा हो गई, उसको धो देगी, पीटेगी, मारेगी, और वो अपनी जान बचाने के लिए एक बार तो भागेगा। अब ये सेक्शन 106 ये कहना चाहता है कि अगर आप भाग गए उस जगह से नहीं, आप एस्केप हो गए बिना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की इत्तला किए, इंफॉर्मेशन दिए, तो फिर सबसेक्शन 2 में आपको पनिशमेंट मिल जाएगा 10 years एंड फाइन। देखो क्या दे रखा है, इट सेज whoever causes the death of any person by rash and negligent act, rash and negligent driving of vehicle, क्या ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल, not amounting to culpable homicide, then and escapes without reporting it to police officer and magistrate soon after the incident। मार्क करो यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट दोनों में से किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है soon after the incident, soon after का मतलब क्या है, as soon as वो इंसिडेंट हो रही है, डेथ कॉज हो रही है उस वक्त, तो shall be punished with an imprisonment जो 10 years and fine को अमाउंट करेगा। लाइबिलिटी कितनी है 10 years and fine। अब अबेटमेंट के मामले में 2 सेक्शन आते हैं और दोनों सेक्शन का मैं आपको चार्ट बना दे दूंगी। अबेटमेंट, और वो भी किसका है, सुसाइड, सुसाइड है 107 एंड 108, बस बहुत सरस। 107 किसकी बात करता है, ये बोलता है कि अगर कोई चाइल्ड है, और ये चाइल्ड भी कैसा है, ये चाइल्ड जाहिर सी बात है वही है कि जो आपका डिफाइंड है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, कोई डेलिरियस पर्सन है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अच्छा इंटॉक्सिकेटेड पर्सन वी हैव ऑलरेडी रिटन, या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन, यस इंटॉक्सिकेटेड के साथ लिख लो अनसाउंड माइंड। और इनके अलावा जो भी बच गया, मान लो सामान्य व्यक्ति का अगर सुसाइड का अबेटमेंट किया है हमने, है ना, उसकी आत्महत्या का हमने दुष्प्रेरण किया, मजबूर कर दिया, खूब हैरेस किया है, और फिर वो जाके बेटा आगे सुसाइड कमिट कर ले, 107 लग जाए, 108 लग जाएगा। 107 में कुछ कैटेगरीज है, मैं हाईलाइट कर रही हूं, अच्छे से ध्यान रखो। इफ एनी चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years, बच्चा वही होता है, अनसाउंड माइंड विकृचित व्यक्ति, और एनी डेलिरियस पर्सन, डेलिरियस माइंडसेट थोड़ा हिला हुआ है, और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मत्तता के प्रभाव में है, इंटॉक्सिकेशन कोई ड्रंक है या ऐसा स्टूपिफाइंग सब्सटेंस है, नशे की सिचुएशन में है, कमिट सुसाइड कमिट कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसको किसी ने अबेट किया इस चीज के लिए। तो whoever abets such type of suicide, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी रहने वाली है, डेथ है या सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जो कि या फिर 10 years है प्लस फाइन है, मृत्युदंड है सीधा, अगर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया, इस तरीके से अबेटमेंट किया तो।
और यहीं पर इन लोगों के अलावा, इन 4 कैटेगरीज के अलावा बेटा, एक तो चाइल्ड, अनसाउंड माइंड, डेलिरियस पर्सन या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अलावा कोई भी बच जाता है तो वो 108 में आ जाता है और उसकी पनिशमेंट थोड़ी कम है, इट इज 10 years एंड फाइन। बराबर। इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, whoever abets the commission of such suicide, तो पनिशमेंट आपकी 10 years एंड फाइन मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें जो है आपको समझ आई होगी। अब सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन है वो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 नहीं मैम, 4 पॉइंट ऑफ व्यू बोलो। प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक, मेंस, मुख्य परीक्षा के रूप में, इंटरव्यू, साक्षात्कार के रूप में भी ये पर्टिकुलर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ मेंस बट मेंस में भी जजमेंट राइटिंग, निर्णय लेखन अति महत्वपूर्ण, और हिंदी भी साथ साथ अच्छी करते जाओ, ठीक है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा ये सेक्शंस वहां दिखेंगे। एंड सिर्फ टाइटल हेडिंग से काम नहीं चलेगा, इंग्रेडिएंट भी पढ़ना है और पनिशमेंट याद रखनी है। पनिशमेंट ऊपर नीचे किया, पनिशमेंट कम ज्यादा दी, जितनी दे रखी है उससे कम दे दी तो बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम तो क्या, डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज, और जो चेक कर रहा है वो कितना लिबरल है, कितना ज़्यादा लीनियंट है, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। वो फिर अपनी किस्मत का खेल है आगे, ठीक है। पर कोशिश करो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में जो मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड है ना, जितना भी हमने पढ़ा, हत्या का अपराध वगैरह, टर्म्स वगैरह अच्छे से ध्यान रखना क्या यूज़ करना है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब होगा, मर्डर कब होने वाला है, या कल्पेबल होमिसाइड खुद कब होने वाला है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, जनरल रूल, ये सारी चीज़ें याद रखना। और जो मैंने होमवर्क आपको बताया स्पेसिफिकली केस लॉ में, वो जरूर करते जाएं। अब आपका सभी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ये हमेशा होता है कि मैम वी वांट द पीडीएफ, वी वांट द पर्टिकुलर चार्ट, तो शायद इन वीडियो देख के हम लोग पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं क्या, ऐसा कोई समाधान है? तो यस, आपको जाके एक काम करना है, पीडब्ल्यू ऐप पे बेटा जुडिशरी सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जुडिशरी सेगमेंट सिलेक्ट करने पर आपको ये भारतीय न्याय संहिता का बैच मिलेगा, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। वैसे इसी पोस्टर के फॉर्म में ये बैच आपको वहां दिख जाएगा। यू कैन एनरोल दिस बैच, और ये बैच कंप्लीटली फ्री है, कोई भी फीस जो है आपसे नहीं वसूली जाएगी। बाय का ऑप्शन आ रहा है, स्टिल यू कैन क्लिक इट, कोई अमाउंट जो है वो डेबिट नहीं होगा। जितनी इसकी वैलिडिटी दे रखी है उस पर्टिकुलर ऐप में, तब तक के लिए आप इस पर्टिकुलर ऐप में जाकर जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप के टेलीग्राम चैनल को, पीडब्ल्यू के जुडिशरी वाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझसे संपर्क करने के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है जो हमने क्लास में पढ़ी, या कोई बैच वगैरह की इंक्वायरी वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ समय पर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी भी क्लासेस है कंसिस्टेंट फॉर्म में देखते जाइए। रोज रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिल रही है बिना किसी देरी के। So I hope that you all have enjoyed this session. We will meet another new session. Till then, thank you. Thank you so much.